हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बायोलॉजी की जो 7th यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर। 7th यूनिट है जेनेटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड वेरिएशंस। क्लियर है? समझ गए? तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो टर्म जेनेटिक्स है, ये टर्म आई कहाँ से। ठीक है, तो पहली बात, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट, टर्म दी किसने? तो देखो, टर्म गिवन बाय, जेनेटिक्स जो टर्म है वो दी थी टर्म गिवन बाय सर डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन, विलियम बैटसन बोला जाता है जिसे। ठीक है, पूरा नाम। तो विलियम बैटसन कौन थे? विलियम बैटसन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक माना जाता है इन्हें, डब्ल्यू बैटसन को, और इन्होंने ही टर्म दी थी जेनेटिक्स। तो देखो, जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है हम वो लिख लेते हैं। तो देखो, जेनेटिक्स इज कॉम्बिनेशन, जेनेटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, हेरिडिटी और वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन कहा जाता है जेनेटिक्स को। ठीक है, जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की बातें की जाती है। तो देखो, अब हमें पॉइंट डिस्कस करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय हेरिडिटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएशंस। क्लियर है? यही पॉइंट डिस्कस करने लायक बच गए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना हेरिडिटी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होती है? तो देखो, हेरिडिटी जो टर्म है वो रिलेटेड है इनहेरिटेंस से, और इसका मीनिंग होता है द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेंट बोला जाता है प्रोजेनी के मेंबर को, एक संतान को। संतति होती है ना, उसमें से अगर एक ले तो उसे संतान प्रोजेंट बोला जाता है, ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स का वंशानुगति होना, गुणों की वंशानुगति होना, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होना फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेंट। ठीक है, माता पिता से संतति में गुणों का वंशानुगत होना क्या कहलाता है? वंशानुगति, हेरिडिटी। क्लियर है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, अब ये जाते कैसे हैं? थ्रो बोल दो या विद द हेल्प ऑफ बोल दो जीन, विद द हेल्प ऑफ जीन। ठीक है, जीन की मदद से ये हेरिडिटी होती है। अब देखो, बात आती है कि जीन क्या है, जीन क्या है, ये बात आती है। तो हम यहाँ 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिनसे हमें समझने में हेल्प मिलेगी। जीन क्या है, यहीं से बेस बना करके चलो इस चैप्टर का। चैप्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, ये मैं पहले ही बता देता हूं, पर अगर समझ के चलोगे तो बहुत आसान प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जीन क्या है। ठीक है, जीन अगर मैं कहूं यहां, तो अभी थोड़ी ही बात लिखेंगे जीन के बारे में। यहां जीन है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिजिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस या फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर जीन के बाद अगर बात करें केमिकल बेसिस क्या है, तो केमिकल बेसिस है डीएनए। ठीक है,
केमिकल बेसिस है डीएनए। डीएनए क्या है? केमिकल, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का केमिकल बेस, जीन क्या है? फिजिकल, और डीएनए क्या है? केमिकल। अब जीन डीएनए से मिलकर के ही बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है जीन। अब कैसे बना हुआ है वो देखने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर, इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो तुम लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम देखते हैं जीन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, हो गया? चलो अब डिस्कस कर लेते हैं जीन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो देखो, जीन क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, और केमिकल बेसिस क्या है? डीएनए। चलो अब ये दोनों किस की हेल्प से या किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में इनहेरिट होते हैं? तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं। तो क्रोमोसोम को बताया जाता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो कैसे होता है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, एक्चुअल में एक क्रोमोसोम ऐसा ही होता है। ठीक है, एक्चुअल में एक क्रोमोसोम ऐसा ही होता है जिसमें सिर्फ एक सिस्टर क्रोमेटिड हो। समझ रहे हो? जो मैं एक्स शेप का, या फिर तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा जो क्रोमोसोम हमें दिखता है वो क्रोमोसोम रियल होता है, नहीं। ये क्रोमोसोम होता है, बट ये क्रोमोसोम की पर्टिकुलर स्टेज है जहां पर ये ऐसा दिखाई देता है। नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, बट वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम ऐसा ही बनाते हैं एक्स शेप का। ठीक है, अब समझो इस पर किस तरह जीन और डीएनए प्रेजेंट होगा। तो देखो, डीएनए की पैकेजिंग से बनता है क्रोमोसोम, और डीएनए पैक होता है इस तरह से, बीड्स इन स्ट्रिंग लाइक फॉर्म। ठीक है, जैसे धागे में मोती पिरो रखे हूं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है जीन। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है जीन। यानी जीन क्या है? जीन है डीएनए का बना हुआ पार्ट। ठीक है, जीन क्या है? तो देखो, पहली बात ये फिजिकल बेस है, मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए का बना हुआ है। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट होती है, लीनियर अरेंजमेंट होती है, लीनियर अरेंजमेंट होती है जीन की। क्लियर है? और जीन की जो पोजीशन होती है ना, जीन की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को कहा जाता है लोकस। लोकस पोजीशन को कहा जाता है लोकस। तो यहां लोकस कैसे दिखाएंगे? ये है ना, ये एक लोकस है। ठीक है, ये एक लोकस है जिस पर जीन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है ना? इस तरह से प्रेजेंट होता है जीन। समझ गए? एक आउटलुक देखो अभी, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, धीरे धीरे समझ में आएगा, बट इतना समझ लो कि इस तरह की स्ट्रक्चर को जीन कहा जाता है। जैसे क्रोमोसोम में डीएनए पैक्ड है ना, डीएनए का बना हुआ जीन है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? चलो, ये हुई बात। अब हम ये हेरिडिटी तो यहाँ होती है खत्म। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस की, कि वेरिएशंस क्या होती है, क्योंकि जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है ना। वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या है? अगर मैं वर्डिंग में कहूं तो वेरिएशंस हैं डिफरेंस, वेरिएशंस है डिफरेंस, डिफरेंस अमोंग, difference among the members, differences among the members of same species, same species। एक स्पीसीज के मेंबर के अंदर अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग जैसे हम कहें कि थोड़े से कैरेक्टर में चेंज दिखे, उनको कहा जाता है वेरिएशंस। ठीक है, अलग अलग डिफरेंसेस एक ही स्पीसीज के मेंबर में, यानी हम लोग होमोसेपियंस है, ह्यूमंस है, हमारी स्पीसीज में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे तुम लोग समझ सकते हो अफ्रीका साइड वालों में और एशियंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अपीयरेंस का।
ठीक है, साइज का डिफरेंस है, हर चीज के साइज का डिफरेंस है, समझ रहे हो ना। और हमारे और ये जो मंगोलियंस हैं, चाइनीज, जापानीज है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, अपीयरेंस का। तो देखो ये सारी वेरिएशंस होती हैं, समझ गए, ये सारी वेरिएशंस कहलाती हैं, वेरिएशंस एंड डिफरेंसेस, समझ रहे हो। अब देखो ये जो डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं, ये दो टाइप की होती हैं, ठीक है, टाइप्स, दो टाइप्स की हैं। दो टाइप की कौन कौन सी, दो टाइप की हैं, दो टाइप की कौन कौन सी हैं, देखो एक को तो कहा जाता है सोमेटिक वेरिएशंस, सोमेटिक वेरिएशंस, और एक है जर्मिनल वेरिएशंस, जर्मिनल वेरिएशंस, सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। अब देखो सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस ये आती हैं सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बेसिस पे, और ये प्रोटोप्लाज्म के ही टाइप हैं, सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। किसने किए थे, ऑगस्ट वाइजमैन ने किए थे। ऑगस्ट वाइजमैन ने प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म बोला जाता है नॉर्मल बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म को, ठीक है, जबकि जर्मप्लाज्म बोला जाता है जर्म सेल्स के साइटोप्लाज्म को, यानी सेक्स सेल्स के साइटोप्लाज्म को। क्लियर है। अब अगर सोमेटिक सेल्स में वेरिएशन सोमेटिक वेरिएशन, जर्मिनल सेल्स में वेरिएशन जर्मिनल वेरिएशन कहलाएगी। क्लियर है, समझ गए। तो यहां तक नोट करो, फिर हम लोग ये पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस को। हो गया, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं यही पॉइंट्स। यही पॉइंट थोड़ी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या होता है, हम बात कर रहे थे वेरिएशंस की। वेरिएशंस, वेरिएशंस जो कि दो टाइप की थी, दो टाइप की थी, कौन कौन सी, सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है, और जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। डिफरेंस क्या है, सोमेटिक वेरिएशंस होगी वेरिएशंस इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है, वेरिएशंस इन सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स। क्लियर है। और इस वेरिएशन की एक खास बात है कि ये वेरिएशन इनहेरिट नहीं होती, डू नॉट इनहेरिटेड, डू नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। क्लियर है, समझ लो। ये भी प्रूव किया था ऑगस्ट वाइजमैन ने ही कि सोमेटिक वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होती, ये इनहेरिट नहीं हो सकते। जर्मिनल वेरिएशंस क्या हैं, वेरिएशंस, वेरिएशंस इन जर्म सेल्स, जर्म सेल्स यानी सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स यानी सेक्स सेल्स के अंदर वेरिएशंस। क्लियर है। ये इनहेरिटेड होती हैं, यानी इनहेरिटेबल होती हैं, इनहेरिटेबल। क्लियर है, समझ गए। यानी ये वेरिएशंस इनहेरिट हो सकती हैं। अब फर्दर देखो, जो अपनी जर्मिनल वेरिएशन है वो आगे जाकर के दो टाइप्स की हो जाती हैं, जर्मिनल वेरिएशन के भी टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। किस किस टाइप में डिफ्रेंशिएट हुई है, तो देखो जर्मिनल वेरिएशन के दो टाइप बनते हैं, एक को तो कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, और एक को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोला जाता है। क्लियर है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो देखो वो वेरिएशन जो कंटिन्यूअसली चलती रही, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहे, ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है
इसका सोर्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका सोर्स है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अल्टीमेट सोर्स है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिकम्बिनेशन होती है, रिकम्बिनेशन से वेरिएशन आती है, वो कंटिन्यूअस टाइप की वेरिएशन है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोला जाता है सडन चेंज को, सडन चेंज को, ठीक है। सडन चेंज आ जाए, और इसका सोर्स क्या होता है सडन चेंज का? सडन चेंज का सोर्स होता है म्यूटेशन, ठीक है। किसी भी तरह की म्यूटेशन हो जाना, किसी भी तरह की म्यूटेशन हो जाना जिसके कारण वेरिएशन आए, वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाती है। कंटिन्यूअस वेरिएशन को हम लोग कह सकते हैं ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएशन को हम लोग कह सकते हैं ग्रेजुअल चेंज होता है, ये स्टेप वाइज ग्रेजुअल चेंज है। क्लियर है, समझ रहे हो? देखो, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, दो टाइप्स की वेरिएशन होती है। जर्मिनल वेरिएशन, अब जर्मिनल वेरिएशन को याद रखना, जर्मिनल वेरिएशंस के लिए एक स्पेशल पॉइंट भी यूज किया जाता है। इन्हें कहा जाता है, अगर मैं कहूं तो यहां कहेंगे इन्हें, इनका एक पॉइंट बनाते हैं स्पेशल सा, इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस, ऑल्सो known as blastogenic variations, blastogenic variations, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। यानी ब्लास्टोजेनिक क्या होता है? ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन करने वाले। तो फॉर्मेशन करने वाले सेल्स में, नए सेल्स का फॉर्मेशन करने वाले, यानी जर्म सेल्स को बनाने वाले सेल्स के अंदर वेरिएशन ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन कहलाती है। समझ गए? ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। कहीं जर्मिनल वेरिएशन ना देकर के ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन लिखा मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझ गए? तो डिफरेंसेस क्या क्या है सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन के अंदर? क्लियर है ना? जर्मिनल वेरिएशन के दो टाइप, कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। सोर्सेज अलग अलग हैं दोनों के, और दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। कंटिन्यूअस वाली ग्रेजुअल चेंजेस के कारण होती है, यानी ग्रेजुअल स्टेप वाइज चेंज आते रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिकम्बिनेशन के कारण। और ये एकदम से अचानक जैसे पता ही ना और पहाड़ टूट जाए, वो वाली बात है, म्यूटेशन के कारण होने वाले चेंजेस हैं, ठीक है, सडन चेंज आएंगे। ये इनहेरिटेबल होती हैं। सोमेटोजेनिक वेरिएशन या सोमेटिक वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होती। क्लियर है ना? समझ गए? चलो, ये इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। क्लियर है ना? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो ही जो जेनेटिक्स की डेफिनेशन थी, कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं हमारी जेनेटिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख करके, ठीक है, कि जेनेटिक्स की स्टार्टिंग कहां से हुई, किसने स्टार्टिंग की, और हमें क्या क्या पढ़ना है इस जेनेटिक्स में, ठीक है। तो देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स का क्या देख रहे हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे? पहली बात कि जेनेटिक्स की स्टार्टिंग कहां से हुई, किस साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो देखो, यहां सिर्फ एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है और उसे बताया जाता है कि वो जेनेटिक्स का जनक है, ठीक है। कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन? तो वो है सर जी.जे. मेंडल।
सर जीजे मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, क्लियर है, ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स, समझ रहे हो। अब फादर एक नहीं है जेनेटिक्स के, कई सारे बाप हैं, ठीक है। जेनेटिक्स की जो माँ थी वो कंफ्यूज थी तो उसने बहुत सारे बाप बना दिए, समझ रहे हो। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कई सारे हैं और वो कई टाइप्स के जेनेटिक्स के फादर हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो जीजे मेंडल का हो गया। सेकंड जो पॉइंट है वो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, अभी थोड़ी देर पहले तो बात की थी। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है सर विलियम बैटसन, विलियम बैटसन, ठीक है। विलियम बैटसन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्लियर है। विलियम बैटसन ने क्या क्या किया था, तो इन्होंने पहली बात टर्म दी थी हमें, कोइंड टर्म जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म दी थी, क्लियर है। इन्होंने और भी बहुत सारी टर्म्स दी हैं, कोइंड टर्म होमोजाइगस, होमोजाइगस जो टर्म थी वो भी इन्हीं की दी हुई है। फिर अगर मैं कहूं तो कोइंड टर्म हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब ये क्या होती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब अपने आप समझ आ जाएगा। फिर इन्होंने एक टर्म और दी थी, कॉइन टर्म हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। तो ये डब्ल्यू बैटसन थे, सर विलियम बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्लियर है। चलो ये वही बात। अब देखो एक और फादर आते हैं जेनेटिक्स के, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का बाप कौन है, तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, यानी वो जेनेटिक्स जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, जिनमें हम जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं सर थॉमस हंट मॉर्गन, सर थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स को प्रूव किया था। तो देखो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किए, हम लोग लिखेंगे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यानी जो फ्रूट फ्लाई होती है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे जेनेटिक्स के कई सारे लॉज, क्लियर है। इसीलिए इन्हें माना जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्लियर है। नेक्स्ट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उन्हें पब्लिश कहाँ किया इन्होंने, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी जो बुक है वो भी कई बार पूछी गई है। इनकी बुक है थ्योरी ऑफ जीन नाम से इन्होंने बुक लिखी थी, क्लियर है। और उसमें इन्होंने बताया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पे किए गए एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने इसी के साथ कुछ टर्म्स भी दी थी, कॉइंड टर्म। कौन कौन सी टर्म इनकी इंट्रोड्यूस की गई है, लिंकेज टर्म और रिकम्बिनेशन, ऐसी जो टर्म्स हैं वो टीएच मॉर्गन की दी हुई है।
लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जैसी टर्म्स हैं जो टीएच मॉर्गन की दी हुई है, थॉमस हंट मॉर्गन की दी हुई है, जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। समझ गए? अभी हम लोगों ने कितने फादर डिस्कस किए जेनेटिक्स के? 3 फादर डिस्कस किए हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजे मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन यानी विलियम बेटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमिजाइगस टर्म्स दी। क्लियर है? और फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन कहा जाता है जिन्हें। टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे इन्होंने? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पे। क्लियर है ना? और बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ जीन, ये भी कई बार पूछी जाती है। और इन्होंने कुछ टर्म्स भी दी थी जैसे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने हैं हमें। जल्दी हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 3 फादर तो आ गए, अब कुछ और फादर भी हैं, वो भी डिस्कस करने हैं हमें। कुछ और फादर्स भी हैं। मैंने कहा था ना जेनेटिक्स की मां कंफ्यूज थी, तो फादर्स की कमी ही नहीं है यहां, कितने ही पढ़ लो चाहे। चलो नेक्स्ट किसकी हिस्सेदारी है जेनेटिक्स को पैदा करने में? देखो नेक्स्ट किसका पार्टिसिपेशन है, तो हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स यानी सेलुलर लेवल पर जेनेटिक्स की स्टडी किसने की, सेलुलर लेवल पर जेनेटिक्स को प्रूव किसने किया, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। और ये थे मूलर, ये थे मूलर, ये थे मूलर। मूलर है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने सेलुलर जेनेटिक्स की स्टडी की थी। क्लियर है ना? समझ गए? क्या किया था इन्होंने, मूलर ने क्या किया था? तो देखो बात आती है, मूलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट। और कौन से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था? एक्स-रे एक्सपेरिमेंट। एक्स-रे एक्सपेरिमेंट ऑन किस पर? इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई है उसी पर एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? मूलर ने। ठीक है, और क्या प्रूव किया इन्होंने? प्रूव किया इंड्यूस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन नेचुरल भी होती है और हम इंड्यूस भी कर सकते हैं म्यूटेशन को, म्यूटेशन इंड्यूस भी की जा सकती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इस पॉइंट पे इन्हें नोबेल मिल गया था। इस पॉइंट पे इन्हें नोबेल मिल गया था। ठीक है, इस पॉइंट पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला था कि इंड्यूस म्यूटेशन, म्यूटेशन इंड्यूस भी की जा सकती है। ये मूलर ने बताया था। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। क्लियर है? समझ गए? जल्दी से टेप लो, फिर मैं दौड़ देता हूं। चलो जल्दी निपटाओ, अगले बाप की भी बात करनी है। ठीक है, तो ये है मूलर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी ह्यूमंस के लिए जेनेटिक्स को मेनली कंसीडर करके किसने स्टडी किया। तो देखो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर हैं सर आर्किबाल्ड, सर आर्किबाल्ड गेरार्ड, सर आर्किबाल्ड गेरार्ड। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्लियर है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने डिस्कवर किया था, एक डिसऑर्डर डिस्कवर किया था जिसका नाम देते हैं एल्केप्टोन, एल्केप्टोन्यूरिया।
एल्केप्टोन्यूरिया नाम का एक डिसऑर्डर डिस्कवर किया था इन्होंने। ये एल्केप्टोन्यूरिया क्या डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, इसमें जो अपना यूरिया होता है ना, यूरिया, यूरिन, यूरिया के साथ होमोजिनेस्टिक एसिड आने लग जाता है, होमोजिनेस्टिक एसिड भी रिलीज होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिया का कलर हो जाता है ब्लैक और इसे कहा जाता है ब्लैक यूरिया, ब्लैक यूरिया, ठीक है, काला पेशाब जिसे बोलते हो, ठीक है, ब्लैक यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया है ये। इसमें यूरिन के साथ होमोजेनेस्टिक एसिड भी एक्सक्रीट होने लग जाएगा। अब देखो एल्केप्टोन्यूरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज तक का फर्स्ट नॉन जेनेटिक मेटाबॉलिक, फर्स्ट नॉन जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, फर्स्ट नॉन जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एल्केप्टोन्यूरिया। सबसे पहले इसी का पता लगा था कि ही एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो जेनेटिकली इंपॉर्टेंट है या जेनेटिकली जिसकी इंपॉर्टेंस है इनहेरिट होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स जेनेटिक्स पे डिपेंड है इसके, समझ रहे हो। तो ये एल्केप्टोन्यूरिया और ये डिस्कवर किया था आर्चिबाल्ड गेरार्ड ने, जो है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, समझ रहे हो। तो अब तक हम लोगों ने 4 बार डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, ठीक है, सॉरी 5, कौन कौन से 5 फादर कौन कौन से हैं, तो देखो हम लोगों ने बात की सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, सर जीजे मेंडल, ग्रीगर जोहान मेंडल, ठीक है, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स अर्लियर है, मतलब पुराने टाइप की प्रिमिटिव जेनेटिक्स है। अब अगर बात करें मॉडर्न जेनेटिक्स जो इस टाइम हम लोग स्टडी करते हैं जिसकी, उस जेनेटिक्स के फादर हैं डब्ल्यू बेटसन। फिर हम लोगों ने बात की फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो थॉमस हंट मॉर्गन है, बहुत बड़ा नाम है जेनेटिक्स की फील्ड में थॉमस हंट मॉर्गन, क्लियर है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोगों ने बात की फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स के फादर है मूलर, सर मूलर, क्लियर है। और मूलर के बाद हम लोगों ने बात की फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो कि है सर आर्चिबाल्ड गेरार्ड। यहां हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कंप्लीट। इस लेक्चर में बस इतना ही, इससे आगे के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आएंगी जो हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उन टर्म्स में। तो वो टर्म्स हम पहले ऑल ओवर डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी आ सकती है हमारे आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। आज का पॉइंट क्या है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं मेनली जेनेटिक्स में, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म यहां आती है ट्रेट, ट्रेट, ठीक है। ट्रेट क्या होता है, अगर ट्रेट को वर्डिंग में मैं समझाना चाहूं तो ट्रेट है फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की फॉर्म है, ठीक है। कोई भी एक कैरेक्टर जिसको लेकर के हम स्टडी करेंगे उसकी फॉर्म होती है ट्रेट। अब समझने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू देखो, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट की हाइट है, देखो प्लांट है, ये तो ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट है, ये हाइट क्या है प्लांट का, एक कैरेक्टर ही तो है, प्लांट का एक कैरेक्टर ही तो है हाइट, कैरेक्टर है, ठीक है। अब कैरेक्टर दो तरह का हो सकता है, कैरेक्टर की 2 फॉर्म्स होती हैं। 2 फॉर्म्स कौन कौन सी, एक तो कैरेक्टर हाइट जो है, मतलब हाइट में ऑर्गेनिज्म टॉल हो सकता है, ठीक है, एक हाइट में ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ हो सकता है, यानी लंबा और बौना, ठीक है। तो ये हाइट कैरेक्टर जो है उसके 2 फॉर्म होगी, 2 टाइप्स होगी। अब कैरेक्टर की फॉर्म को हम लोगों ने क्या कहा, ट्रेट, तो ये क्या है, ये हैं ट्रेट, ये हैं ट्रेट, ये हैं ट्रेट। अब ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है जीन्स की हेल्प से, ट्रेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं जीन की हेल्प से।
अब देखो मैं टोल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां जीन लेता हूं कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। जीन हमेशा दो जीन की दो फॉर्म होंगी जो एक साथ आएंगी, ठीक है, क्लियर है। और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल टी से, ठीक है। तुम लोग अपने हिसाब से किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो समझने के लिए, ये याद रख लेना। तो ये क्या है, ट्रेट को रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने जीन की फॉर्म में। तो ये क्या है, ये है जीन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, समझ रहे हो ना। अब जीन की भी आगे दो फॉर्म होती हैं, देखो हम लोगों को दिख रहा है, एक जीन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एक जीन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये दो फॉर्म बनती हैं हर जीन की, जैसे इसकी एक फॉर्म तो ये है और एक ये है, इसकी एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है। ये जो जीन की फॉर्म है, जैसे ट्रेट कैरेक्टर की फॉर्म था, इसी तरह जीन की फॉर्म को क्या कहा जाता है, जीन की फॉर्म के लिए वर्ड यूज होता है एलील। एलील, ये क्या है, ये क्या है, एलील है, ये क्या है, एलील। अब यहां खत्म नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, इतना समझ लो कि देखो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की फॉर्म होती है ट्रेट, ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है जीन से, जीन की फॉर्म होती है एलील, ठीक है। ये जस्ट एक समझाने के लिए पॉइंट था। प्लांट, प्लांट की हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर की दो फॉर्म होती है टॉल, ड्वार्फ, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है जीन्स की हेल्प से, और जीन की भी फॉर्म होती है एलील। ये तुम लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, बाहर जा रहा है, तो देखो ये क्या है, ये जो जीन है इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जीन की भी फॉर्म बताई गई है, और ये फॉर्म होती है एलील। एलील, क्लियर है, अब समझ आ रहा है। चलो तो देखो, हाइट जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की दो फॉर्म जो ट्रेट है, ट्रेट रिप्रेजेंट किया जाता है जीन से, और जीन की फॉर्म है एलील, समझ गए ना। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली टर्मिनोलॉजी ट्रेट, ट्रेट है फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, समझ रहे हो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। देखो अगर सेकंड की बात करूं, सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो एक टर्म आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप, ठीक है, काफी बार सुनने को मिलेगी ये टर्म तुम लोगों को यहां। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है ये बताता है उसका फिनोटाइप। फिर एक टर्म और आती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बताना हो तो जीनोटाइप होता क्या है, जीनोटाइप होता है उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, कि उसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का है, जेनेटिक फॉर्मेशन किस तरह का है, समझ गए, उसके जीन्स किस तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप कहलाता है। तो देखो पहली टर्म ट्रेट, फिर फिनोटाइप और फिर जीनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप में कभी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग टर्म हैं, ठीक है। फिनोटाइप, फिनो को याद रख लो, फोटो से, फोटो क्या होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ही तो बताती है, अंदर से कोई थोड़ी बताती है यहाँ लीवर है, यहाँ फेफड़ा, यहाँ लहसुन वगैरह सब कुछ है। तो देखो जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, हमारे अंदर जीन का फॉर्मेशन या जीन की फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है वो जीनोटाइप होता है, क्लियर है ना। तो ये तीन टर्म्स हुई, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने वाले, क्लियर है, हो गया। चलो ये तीन टर्म्स हुई। अब और टर्मिनोलॉजी कौन सी है जो इस चैप्टर में हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेट,
ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जीन से और जीन की फॉर्म होती है एलील। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं जीन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे वो है फोर्थ, जीन क्या होता है। जीन क्या होता है, देखो जीन जो टर्म है ये टर्म किसने दी थी, टर्म गिवन बाय जॉनसन। जॉनसन ने दी थी टर्म जीन। तो फिर जॉनसन ने तो बहुत आगे चल करके टर्म जीन बताई थी। मेंडल ने जो डिस्कवरीज की उसमें उन्होंने इसी जीन को कहा फैक्टर, या एक तरह से हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट। तो मेंडल कॉल्ड these genes, मेंडल ने इन जीन्स को क्या कहा, फैक्टर। मेंडल ने जीन्स को क्या कहा, फैक्टर। मेंडल ने कहा कि मुझे नहीं पता पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इनहेरिटेंस में, मैं नहीं जानता वो है क्या, तो मैं उन्हें नाम दे रहा हूं फैक्टर। ठीक है, जीन होता क्या है, जीन अगर मैं वर्डिंग में बताऊं तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी इनहेरिटेंस की इकाई है, यूनिट है। समझ गए कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, डीएनए का बना हुआ होता है जीन, समझ रहे हो। और लोकस इसकी पोजीशन है, याद है ना, हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था ये पॉइंट। ठीक है, तो ये डीएनए का बना हुआ है। अब यहां दो टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी दे दिया गया है कई बार तो इन पर। तो देखो क्या है, एक सेंटेंस आता है कि ऑल जीन्स आर डीएनए, कि सभी जीन डीएनए हैं। ठीक है, और ऑल डीएनए आर जीन। पहले टर्म इन्होंने कहा है पहले सेंटेंस में कि सभी जीन डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, सभी जीन डीएनए हैं। सेकंड में कहा कि सारा का सारा डीएनए जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, सारा डीएनए जीन है। तो कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा गलत होगा, यही पूछा जाता है, इसी पे क्वेश्चन आता है। तो देखो इसमें से अगर मैं कहूं तो ऑल जीन्स आर डीएनए, ये बात बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, सारे के सारे जीन डीएनए के बने हुए होते हैं। और ऑल डीएनए आर जीन, ये बात भी बिल्कुल 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 भी सही नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, कि जीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ना ही, ऐसा ना ही होता है। ठीक है, तो सेकंड टर्म जो डीएनए को जीन बताया वो गलत है और जीन को डीएनए बताया वो सही है। ये बात हुई अपने जीन की, समझ रहे हो ना, क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर और टर्म्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी, अत्यंत, तुरंत, हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म कौन सी देखने को मिलती है अपने को, तो देखो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे हम लोगों ने कहा था कि ये जीन की फॉर्म होती है, यानी एलील होती है। ठीक है, इसे एलील या फिर एलीलोमॉर्फ कहा जाता है, एलीलोमॉर्फ, एलील या एलीलोमॉर्फ। ठीक है, ये क्या होते हैं,
अलील या अलीलोमॉर्फ अगर वर्डिंग में समझाना चाहें हम लोग तो मैं कहूँगा ये है फॉर्म ऑफ जीन, जीन की ही टाइप है, ठीक है, जीन की ही फॉर्म है, समझ रहे हो, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन की फॉर्म है तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, पोजीशन, पोजीशन की अगर बात करें तो देखो प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे जीन्स, तभी उन्हें एलील कहा जाएगा, समझ रहे हो। अब कैसे प्रेजेंट होगी, ना तुम्हें सेम लोकस का पता ना होमोलोगस का पता, तो देखो हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लोग क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रोमोसोम कितने अपने अंदर है, अपने अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम कितने हैं बे, क्रोमोसोम है 46, 46, ठीक है। और इन क्रोमोसोम्स के बने हुए हैं पेयर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि पेयर में प्रेजेंट है, पेयर कितने हैं, 23 पेयर है, 23 पेयर है, ठीक है। अब इनमें से एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्चुअल में ये 23 ऐसे नहीं होता, ये 23 होता है 22 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्लस या तो XX होगा या फिर XY होगा, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो 22 पेयर तो कंफर्म कह सकते हैं हम लोग होमोलोगस हैं, ठीक है, यानी एक पेयर में दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के होमोलोगस हैं, समझ रहे हो, क्लियर है ना। तो एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस होते हैं। अब देखो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, समझने के लिए, जैसे ये एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, और ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा पेयर है। तो देखो एक पेयर दूसरा पेयर, अब इस पेयर को मैं क्या कह सकता हूं, इस पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं, ठीक है, आपस में होमोलोगस है, और इस पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं। इस पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये दोनों भी होमोलोगस हैं, ये दोनों भी होमोलोगस हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, तो ये दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस हैं, नॉन होमोलोगस हैं, समझ रहे हो ना, क्लियर है, समझ गए। एक होमोलोगस, एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस, एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस, बट दोनों को अलग अलग लें तो दोनों नॉन होमोलोगस हैं, ठीक है। ये देखो मैं बता रहा हूं पोजीशन एलील की, तो देखो हम लोगों ने कहा था सिस्टर क्रोमेटिड्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए की फॉर्म ही तो है जीन, डीएनए का ही तो बना हुआ है जीन। अब देखो जीन, जीन कैसे प्रेजेंट होगा, अब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल टर्म्स देकर के, जैसे ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहां
देखो अब ये चीज समझ आई। मैं बता रहा हूं कि जीन है इन सिस्टर क्रोमेटिड्स में प्रेजेंट, और जीन की फॉर्म होती है एलील। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था ना जीन की दो फॉर्म को, एलील को। तो देखो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जीन की दो फॉर्म कैसे होती है। अगर होमोलोगस पेयर में किसी जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, तभी उन्हें एलील माना जाएगा, और एलील माना गया तभी वो जीन बनाएंगी। दो फॉर्म मिलकर के जीन बनाएंगी। अब देखो समझने की कोशिश करना, जैसे ये है, जैसे ये पेयर है, ठीक है, ये ऊपर वाले एलील का पेयर है, ठीक है। इनको एलील कब कहेंगे, जब लोकस सेम है, सेम है ना लोकस दोनों का, लोकस सेम और लोकस में रिप्रेजेंट किए गए जो फॉर्म है, ठीक है, जो जीन की फॉर्म है वो भी सेम है, तब इन्हें हम लोग कहेंगे एलील। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, दोनों कैपिटल है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, जस्ट एक जैसे सेम है दोनों आपस में, तो इन्हें मैं कहूंगा ये होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस हैं, ठीक है। और कैपिटल में है तो कैपिटल में हम लोग बताते हैं डोमिनेंट को, डोमिनेंट। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर है, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है। समझ रहे हो ना, क्लियर है। पहली चीज तो ये, तो यहां तक तो क्लियर हुई ना कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्लियर है। अब देखो इसी तरह मैं बताऊं सेकंड वाला अपना कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला पेयर, ये जोड़ा किस तरह का होगा, ये दोनों का लोकस तो सेम है, दोनों हैं भी बी, दोनों हैं भी बी, मतलब जो जीन यहां प्रेजेंट है उसकी फॉर्म सेम है, ठीक है, उसकी फॉर्म सेम है। समझ रहे हो, जो जीन प्रेजेंट है उसकी फॉर्म सेम है, बी जीन है, बी की फॉर्म सेम है, ठीक है, कैपिटल बी है स्मॉल बी है तो बी ना, ये थोड़ी यहाँ बी है यहाँ डी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो देखो ये फॉर्म सेम है, फॉर्म सेम है, बट एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये होता है एलील तो है ये, ठीक है, ये दोनों एलील तो हैं, बट हैं कैसी एलील, ये हेट्रोजाइगस एलील है, हेट्रोजाइगस एलील है, ठीक है। हेट्रोजाइगस में कोई डोमिनेंट रेसेसिव नहीं होता, हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब इसी तरह सी कैपिटल है दोनों, तो एक ही तरह आगे ना, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, तो दो बार लिखेंगे नहीं हम लोग। फिर आते हैं डी पे, डी को क्या कहेंगे, डी दोनों स्मॉल है और दोनों एक जैसे हैं, तो लोकस भी सेम है, लोकस भी सेम है और फॉर्म भी सेम है, ठीक है, जीन की फॉर्म भी सेम है, तो इन्हें हम लोग कहेंगे ये एलील हैं। बट कैसे एलील हैं, कैसे एलील हैं होमोजाइगस ही, बट स्मॉल आगे कैपिटल में नहीं लिखे, तो मैं कहूंगा ये हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, क्लियर है। होमोजाइगस डोमिनेंट एलील होती है, होमोजाइगस रेसेसिव एलील होती है, हेट्रोजाइगस एलील होती है, समझ गए, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है ना, समझ रहे हो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो थी एलील होती कैसे हैं, अब अगर एलील नहीं होती तो किस तरह नहीं होती वो समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, फिर समझते हैं। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ टी, ठीक है, तो हम लोग देखो इसको कैसे कहेंगे, लोकस तो है, लोकस सेम है, बट दोनों फॉर्म अलग अलग होंगी, दोनों अलग अलग फॉर्म होगी ना, एक क्यू है एक टी है, तो चाहे कैपिटल और स्मॉल कैसे भी हो मैच तो कर ही नहीं रहे, तो इन्हें हम लोग कहेंगे ये नॉन एलेलिक है, नॉन एलेलिक, नॉन एलिलोमॉर्फ या नॉन एलील है, एलील नहीं है ये, नॉन एलेलिक है, ठीक है। एक होमोलोगस पेयर में अगर सेम लोकस पे सेम जीन की फॉर्म ना प्रेजेंट हो तो वो नॉन एलेलिक होते हैं, ठीक है, एलील नहीं बनती वहां। अब इसी तरह अगर मैं कहूं कि इसका डी और इसका आर दोनों क्रोमोसोम नजदीक नजदीक हैं, ठीक है, दो पेयर नजदीक नजदीक हैं, इसका क्रोमोसोम का डी और इसका आर लोकस सेम है, बट अगर यहां डी भी होता ना, यहां भी डी होता
तो भी ये एलील नहीं बनते, क्योंकि एलील एक होमोलोगस पेयर में ही बनेगी, दो होमोलोगस पेयर के बीच में नहीं बनेगी। यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेम लोकस पे सेम जीन की फॉर्म प्रेजेंट होना एलील नहीं कहलाती। ठीक है, एलील क्या होती है? एक होमोलोगस पेयर में सेम लोकस पे जीन की सेम फॉर्म प्रेजेंट होना एलील कहलाती है। ए है तो ए ही होना चाहिए, वो डिफरेंस आ जाता है स्मॉल और कैपिटल में। अगर दोनों कैपिटल हो तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, अगर दोनों स्मॉल हो तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो हेटेरोजाइगस होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एलील को। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये एलील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बात हुई फिफ्थ टर्मिनोलॉजी एलील की, क्योंकि एलील अब तुम्हें काफी बार सुनने को मिलेगा आगे। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। जीन की फॉर्म होती है एलील, और कौन सी फॉर्म को एलील कहेंगे? जब उस फॉर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहां प्रेजेंट होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, तब उसे एलील कहेंगे। समझ रहे हो? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है हमें काफी बार सुनने को मिलती है वो है टर्म सिक्स्थ। इसे कहा गया है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर या फिर हेटेरोसिस। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर, ये क्या होता है? हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस क्या होता है? तो देखो, ये होता है सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड प्रोजेनी ओवर पेरेंट्स। पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर होना हाइब्रिड प्रोजेनी का, वो हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहलाती है। क्लियर है? कैसे हाइब्रिड कैसे बनाए जाते हैं? तो देखो, हाइब्रिड क्या होता है? ए और बी दो अलग अलग कैरेक्टर को मिलाया गया और इससे एक नया ही कैरेक्टर पैदा हो गया सी, जिसमें दोनों तरह के गुण हैं, तो इसको कहा जाता है संकर या फिर हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड। समझ रहे हो ना? तो ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, हाइब्रिड विगर बोलते हैं हेटेरोसिस, जिसमें हाइब्रिड दोनों के कैरेक्टर लेके दोनों से सुपीरियर होता है, पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, तो ये है वो हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी। क्लियर है? समझ गए? चलो ये हुआ सिक्स्थ टर्म। अब नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी और यूज की जाती है, एक टर्मिनोलॉजी और सुनने को मिलती है हमें, वो क्या है? मैं बात करता हूं सेवंथ की। सेवंथ है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, फिनोकॉपी थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। फिनोकॉपी, पहले ये हाइब्रिड वाला निपटाते हैं। ए और बी ये थे पेरेंट्स, इन दोनों के कैरेक्टर को मिलाया गया और बना एक सुपीरियर हाइब्रिड, जिसको कहा हम लोगों ने सी। ठीक है, अपने वाला नहीं, इंग्लिश वाला सी। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये है हाइब्रिड प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी।
जो सुपीरियर होगी। समझ रहे हो? चलो अब बात करते हैं फिनोकॉपी की। फिनोकॉपी क्या होता है? फिनोकॉपी क्या होता है? फिनोकॉपी होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम फिनोटाइप representation of same phenotype by organism having different जीनोटाइप। दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है, फिर भी वो सेम फिनोटाइप, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। समझ गए? जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, फिर भी वो दोनों ऐसे हैं कि उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस एग्जैक्ट सेम है, एक जैसी दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस केस को बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की फिनोकॉपी है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस को कॉपी कर रही है, फिनोकॉपी है। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसका एग्जाम्पल लो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से समझ आएगा और याद भी रहेगा। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट लिया। ठीक है, प्लांट लिया जो जेनेटिकली ड्वार्फ था। ठीक है, जो ड्वार्फ था, ये स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया ना, हाइट का कैरेक्टर टी से रिप्रेजेंट किया था, टॉल और ड्वार्फ। तो ये क्या है? ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है। अब इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके साथ कांटेक्ट करवा दिया जिब्रेलिक एसिड का। जिब्रेलिक एसिड के कांटेक्ट में ला दिया इसे, या फिर इसे दे दिया गया जिब्रेलिक एसिड। अगर मैं मोर करेक्ट कहूं तो इसे जिब्रेलिक एसिड दिया गया। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड ड्वार्फ प्लांट में, जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट में भी शूट इलोंगेशन का काम करता है और इसको बना देता है टोल। ठीक है, टोल विद जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी। ठीक है, तो इस टोल के फिर जब सीड्स आएंगे, इस टोल प्लांट के जब सीड आएंगे और उनको ग्रो करवाया जाएगा, उनको ग्रो करवाया जाएगा, तो उनसे पैदा होने वाले प्लांट फिर से ड्वार्फ होंगे। समझ रहे हो ना? ये खेल समझ आया सारा? देखो, प्लांट था, टोल था, सॉरी ड्वार्फ था, टोल क्या, स्मॉल टी है, ड्वार्फ प्लांट था जेनेटिकली। जिब्रेलिक एसिड दिया, टोल हो गया। ठीक है, टोल हो गया जस्ट दिखने में, यानी फिनोटाइप कैपिटल टी जैसा हो गया, जबकि जेनेटिक मेकअप तो जीनोटाइप तो स्मॉल टी है ना। अब देखो, कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी जैसा फिनोटाइप हो गया, कैपिटल टी नहीं हुआ। फिर इसके सीड्स को कोई बोएगा, बहकावे में आ जाएगा, देख के लगेगा कि ये तो चलो हाइट वाले प्लांट के सीड हैं, बोएंगे तो अच्छे हाइट वाले प्लांट मिलेंगे। उन्हें क्या पता जिब्रेलिक एसिड देख करके लंबा किया हुआ है। ठीक है, प्लांट। तो देखो, ये सीड्स को बोएंगे तब पैदा होने वाला प्लांट फिर से ड्वार्फ होगा, बोना ही होगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है ना? चलो, ये बाहर जा रहा है शायद, ड्वार्फ है ना। तो देखो, सीड्स को करवाएंगे ग्रो। ठीक है, सीड्स को करवाएंगे ग्रो और इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो होगा ड्वार्फ, जेनेटिकली ड्वार्फ। ठीक है, समझ गए? तो इससे क्या पता चलता है हमें? इस चीज से क्या पता चलता है कि कोई भी अगर फिनोटाइप हो, या फिर मैं कहूं कि जैसे अपीयरेंस हो, वो किस तरह से कंट्रोल होती है। फिनोटाइप को कंट्रोल कैसे किया जाता है? देखो, यहां पॉइंट लिख लेते हैं। फिनोटाइप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है ना, वो दो तरीके से कंट्रोल होता है। ठीक है, वो दो तरीके से कंट्रोल होता है। दो तरीके कौन कौन से? दो तरीके कौन कौन से? तो देखो, एक तो ये कंट्रोल होता है
जीनोटाइप से। एक तो ये कंट्रोल होता है जीनोटाइप से, एक ये कंट्रोल होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जैसे ये हुआ था, एग्जाम्पल है ना हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशन से, तो मैं लिखूंगा ये क्या है, कंट्रोल ऑफ फिनोटाइप। कंट्रोल्स ऑफ फिनोटाइप दो तरह से हो सकता है, या तो जीनोटाइप कंट्रोल कर सकता है या एनवायरमेंटल कंडीशंस कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, या तो फिनोटाइप को जीनोटाइप कंट्रोल कर सकता है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस कंट्रोल कर सकती हैं। समझ गए? क्लियर है? चलो, ये था पॉइंट किस चीज से रिलेटेड, फिनोकॉपी से रिलेटेड। क्या होता है देखो, पहले हम लोगों ने देखा हाइब्रिड वगैरह या हेट्रोसिस। ये क्या है कि हाइब्रिड प्रोजेनी सुपीरियर होगी हर कैरेक्टर में अपने पेरेंट्स से। ठीक है, समझ गए? तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, समझ लो, हेट्रोसिस या हाइब्रिड वगैरह बोलेंगे। नेक्स्ट फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है, जब दो अलग अलग जीनोटाइप के ऑर्गेनिजम्स सेम फिनोटाइप रिप्रेजेंट करने लग जाएं, उसको क्या कहते हैं, फिनोकॉपी। तो उन दोनों को एक दूसरे की फिनोकॉपी बताया जाता है। फिनोकॉपी का एग्जांपल हम लोगों ने देखा, प्लांट है, प्लांट की हाइट जेनेटिकली छोटी थी, ठीक है, पर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, किससे इंट्रोड्यूस करवाया, जिब्रेलिक एसिड से, जो शूट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, अब ये शूट को इलोंगेट कर देगा तो अपने आप टॉल दिखेगा, हम बहकावे में आ जाएंगे, बीज बोएंगे, पता चलेगा प्लांट तो छोटा ही था, पता चला कि हम तो बुड़बक बन गए हैं, धोखा हुआ है हमारे साथ। तो क्या कर सकते हैं, अपनी गलती है ना, जेनेटिक्स नहीं आती हमें। समझो, सीखो, हमारे डेली यूज में बहुत काम आएंगे ये सारे फैक्टर्स। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया? चलो अब एक दो टर्म्स स्पेशल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर टर्मिनोलॉजी खत्म और हम जेनेटिक्स के एरा डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स का डिवीजन डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स को अलग अलग एरा में डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में एक दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कहा जाता है यूजेनिक्स, एक टर्म आती है यूथेनिक्स, और एक टर्म आती है यूफेनिक्स। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, ये तीन टर्म है। इन तीनों का मतलब क्या है देखो, यूजेनिक्स का मतलब है इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ह्यूमंस बाय इम्प्रूविंग या फिर बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ जेनेटिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ का इंप्रूवमेंट किया जाए जेनेटिक्स के लॉ अप्लाई करके, जेनेटिक्स के लॉ इंप्रूव करके, उनको यूज करके। ठीक है, यूथेनिक्स क्या होता है, यूथेनिक्स होता है इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ ह्यूमंस बाय improving environmental
बाय इंप्रूविंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस को इंप्रूव करके ह्यूमन बींग्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना यूथेनिक्स कहलाता है। समझ रहे हो? क्लियर है? अब बात आती है यूफेनिक्स क्या होता है। यूफेनिक्स देखो, यूफेनिक्स का मतलब है इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ ह्यूमंस, improvement in life of humans by using RDT। RDT को यूज करके ह्यूमन बींग्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना क्या कहलाता है? यूफेनिक्स कहलाता है। ठीक है, अब ये RDT का होता है ससुरा, हमका तो आ ही नहीं पता। तो देखो RDT क्या होता है? RDT होता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, ज्यादा ऊपर चला गया। देखो हम बात कर रहे हैं यूफेनिक्स, यूफेनिक्स की। ठीक है, अब देखो RDT क्या होता है? RDT का मतलब होता है रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी RDT, समझ रहे हो? इसका यूज करके ह्यूमंस की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना यूफेनिक्स कहलाता है। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तीनों पे क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं। क्या क्या है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, जेनी थेनी फेनी, याद रख लो, चेनी खेनी। समझ रहे हो? जेनी थेनी फेनी, जेनिक्स थेनिक्स फेनिक्स, आगे यू लगा दो। जेनिक्स का मतलब जेनेटिक लॉ को इंप्रूव करके या अप्लाई करके ह्यूमन बींग्स के लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना। समझ रहे हो? थेनिक्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इंप्रूव करके, समझ रहे हो? थेनोस वाला काम है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इंप्रूव करो। ठीक है, पॉपुलेशन घटाओ, फिर ह्यूमन बींग्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा, जो बचेंगे वो अच्छी तरह जी पाएंगे, फूड सोर्स अच्छा अवेलेबल होगा, सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट यूफेनिक्स। फेनिक्स का मतलब क्या है? फेनिक्स का मतलब है इंप्रूवमेंट करना ह्यूमन बींग्स की लाइफ में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके। समझ रहे हो? यानी डीएनए रिकम्बिनेशन जो होता है उसे यूज करके। क्लियर है? ये क्या होता है? ये इसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर पड़ा है बायोटेक का, हम वो पढ़ेंगे सारा का सारा। ठीक है, समझ रहे हो? इस चैप्टर में बस इतनी डिटेल बहुत है इसकी। आज जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेंडलिज्म के बारे में। मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल फादर माने जाते हैं जेनेटिक्स के, जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की थी। ठीक है, एक्चुअल स्टार्टिंग जिसने की थी जेनेटिक्स की वो है ग्रेगर जोहान मेंडल। अब हम लोगों ने क्या किया, स्टडी को आसान बनाने के लिए पूरी जेनेटिक्स के एरा डिफ्रेंशिएट कर लिया, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स को डिवाइड कर लिया। कैसे कि मेंडल की डिस्कवरीज मानी जाती है नील स्टोन या माइल स्टोन मानी जाती है। ठीक है, मील का पत्थर कहते हैं उसे। समझ रहे हो? मेंडल की डिस्कवरीज को जेनेटिक्स के अंदर। अब उससे पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जो भी गोलियां दी, जो बात कही, वो सारी मेंडल से पहले के टाइम में, फिर मेंडल का टाइम और फिर मेंडल के बाद का टाइम, जो भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने और ज्यादा डिस्कवरीज की वो सारी। क्लियर है? तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जेनेटिक्स को एरा में। तो हम बात कर रहे हैं एरा ऑफ जेनेटिक्स। एरा ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के एरा। तो एरा जेनेटिक्स के मेनली तीन हैं, मेनली तीन एरा हैं जेनेटिक्स के। कौन कौन से? एक तो गोलियां देने वाला एरा था, जिसमें लोगों ने गोलियां ही दी थी, जिसे कहा जाता है मेंडल से पहले का। तो प्री मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म। ठीक है, एक जहां एक्चुअल स्टडी स्टार्ट हुई मेंडल अंकल के द्वारा, तो मेंडलिज्म, मेंडलिज्म। और एक जब इससे भी आगे फर्दर और डिटेल्ड स्टडीज आई, जिसे कहा जाता है मेंडल के बाद की स्टडीज, यानी
पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म, तो 3 एरा डिफरेंशिएट कर दिए गए, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म जेनेटिक्स के। ठीक है, अब इन्हीं तीनों एरा को स्टडी करेंगे हम लोग, तो जेनेटिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो हम स्टार्ट करते हैं प्री मेंडलिज्म से कि लोगों ने गोलियां कैसे कैसे देना स्टार्ट की। तो देखो प्री मेंडलिज्म में आती हैं काफी सारी थ्योरीज। ठीक है, प्री मेंडलिज्म में आती हैं थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज अगर बात करें कौन कौन सी, कई बार पूछ ली गई मेन सी थ्योरी कौन सी है, तो देखो पहली थ्योरी है वेपर फ्लूइड थ्योरी। वेपर फ्लूइड थ्योरी, वेपर फ्लूइड थ्योरी दी किसने थी अगर मैं ये कहूं तो देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका मैथ में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी बायो में अपनी टांग फंसाई थी और ये थ्योरी दी थी। वो थे पाइथागोरस। ठीक है, जिनकी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी जाती है। तो पाइथागोरस ने दी थी वेपर फ्लूइड थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिजम्स यानी मेनली ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं मैटिंग के दौरान जब उनकी ब्रेन वेपर्स मिलती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में और वो वेपर निकलती हैं, वो मिलती हैं, तब जाकर के लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चे पैदा होते हैं। ये बताया था पाइथागोरस भाई ने। ठीक है, समझ रहे हो, पहली गोली। दूसरी गोली किसने दी और क्या दी, तो देखो दूसरी गोली थी सीमन थ्योरी। सीमन थ्योरी, सीमन थ्योरी किसने दी थी, देखो सीमन थ्योरी जो थी वो दी गई थी बाय एम्पेडोकल्स। एक साइंटिस्ट आते हैं एम्पेडोकल्स नाम है जिनका, उनकी दी गई है सीमन थ्योरी। उन्होंने दी थी सीमन थ्योरी। सीमन थ्योरी में बताया कि सीमन्स मिलते हैं दोनों के, तब जाकर के नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी गोली जो थी वो थी रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी। ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे, ये दी थी गिवन बाय अरिस्टोटल। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु, उन्होंने दी थी थ्योरी रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी, अरिस्टोटल द्वारा दी गई थी। क्लियर है ना, समझ गए। इसी केस में अगर आगे चलें तो कुछ और गोलियां भी आती हैं, मतलब कुछ और थ्योरियां भी आती हैं प्री मेंडलिज्म की। जैसे फोर्थ जो है वो है पेनजेनेसिस थ्योरी। पेनजेनेसिस थ्योरी, ठीक है, पेनजेनेसिस थ्योरी, जिसमें बताया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर छोटे छोटे पेंजा यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म लाइक ही, और जब मेटिंग होती है तब वो स्ट्रक्चर्स उस मेटिंग के रिजल्ट के तौर पे डेवलप होते हैं। ठीक है, ये किसने दी थी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, ये गिवन बाय डार्विन। गिवन बाय डार्विन ने दी थी, चार्ल्स फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। क्लियर है। नेक्स्ट एक थ्योरी और आती है यहां जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब देखो जर्म प्लाज्म जो टर्म थी वो ही इसी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी, और ये वो साइंटिस्ट थे, देखो मैं बताऊंगा, गिवन बाय ऑगस्ट वाइजमैन की दी हुई थ्योरी है। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्लियर है,
समझ रहे हो? तो देखो, वेपर फ्लूइड थ्योरी, सीमन थ्योरी, रिप्रोडक्शन, ब्लड थ्योरी और पेंजेनेसिस एंड कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये प्री मेंडलिज्म का पार्ट है, प्री मेंडलिज्म में पढ़ी जाने वाली थ्योरीज हैं, ठीक है। यानी मेंडल से पहले लोगों ने ये इस टाइप की गोलियां दी थी धरती वालों को, इंसानों को, ठीक है, समझ रहे हो, और लोगों ने ली भी थी राजी राजी। फिर मेंडल आया, मेंडल बोला ना, अरे गोली देने को क्या मतलब है, जब मैं था ना प्रूव करके दिखाशूं। तो मेंडल ने किया लॉज को प्रूव, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके, समझ रहे हो। और उसके बाद सामने आए जेनेटिक्स के लॉ, समझ रहे हो, जिन्हें लॉज ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है या लॉज ऑफ मेंडल। क्लियर है? इससे पहले तुम लोग ये वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। क्लियर है? फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो थी मेंडलिज्म की बात, सॉरी प्री मेंडलिज्म की बात, मेंडल अंकल से पहले के टाइम की बात। अब मेंडल अंकल के टाइम में आते हैं कि अंकल ने क्या क्या किया था। मेंडल अंकल ने क्या क्या किया था, तो देखो मेंडल का वर्क काफी अप्रिशिएटिंग था, ठीक है। जो चीज किसी ने नहीं बताई वो मेंडल ने बताई थी। फर्स्ट टाइम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज किया, ठीक है, और लॉज दिए। बट यही कहीं ना कहीं एक कारण रह गया इसकी अनरिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो डार्विन था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और लोगों ने बात नहीं मानी, किसकी? मेंडल की। लोग बोले तू तो बावड़ी बूच है, तुझे क्या पता, ठीक है। तो मेंडल अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। फिर मेंडल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी थ्योरीज इतनी मानी गई कि वो बाप बन गया, किसका? जेनेटिक्स का। समझ रहे हो? तो बात करते हैं मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म की देखो स्टार्टिंग, मेंडलिज्म की स्टार्टिंग होती है, एक बंदा आता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम प्यार से मेंडल अंकल बोलते हैं, ठीक है, मैं ही बोलता हूं, समझिए, ग्रेगर जोहान मेंडल। अब इस बंदे के बारे में पढ़ना है हमें सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब पूछे नहीं जाते, बट हो सकता है पूछ लिए जाए, क्या पता चलता है किसी का कब मन बदल जाए, कोई मेरे जैसा बंदा आ जाए पेपर बनाने वाला। तो देखो ग्रेगर जॉन मेंडल का बर्थ कब हुआ था, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, देखो इतना इंपॉर्टेंट बंदा था कि लोग इसकी डेट ऑफ बर्थ तक याद रख रहे हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1822, 22/7/1822 के दिन ये पैदा हुआ था, ठीक है। कहाँ पैदा हुआ था, तो बात आती है इसके विलेज की, इसके गांव की, कि किस गांव का था ये, कुठे को थो। तो देखो इसका विलेज था सिलीसिया। अब ऐसे विलेज हमारे यहां तो होते नहीं, मतलब मेंडल अपना तो था नहीं, ठीक है, फिर भी अंकल तो है ही। देखो ऐसे विलेज हमारे यहाँ नहीं होते, तो ऐसे विलेज कहाँ होते हैं, बात आती है इसके टाउन की, ठीक है, टाउन यानी किस शहर किस कस्बे को लगता था इसका गांव, तो इसका टाउन था हेजेंड्रोफ, ठीक है। अब ऐसे टाउन भी हमारे यहाँ नहीं होते, समझ रहे हो, ऐसे टाउन कस्बे भी हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ तो फतेहपुर, शेखावटी, भरतपुर वगैरह होते। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसे टाउन कहाँ होते हैं, तो बात आती है इसके देश की, ठीक है, इसके देश की। तो मेंडल अंकल था ऑस्ट्रिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आजकल हिस्सा है चेक रिपब्लिक का, चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य जो है ना, उसका हिस्सा है ऑस्ट्रिया देश, ठीक है, उसका हिस्सा है ऑस्ट्रिया देश, चेक रिपब्लिक। क्लियर है, समझ गए। तो 22/7/1822 को पैदा हुआ, सिलीसिया गांव था, हेजेंड्रोफ टाउन था, ऑस्ट्रिया देश था, ठीक है। अब सल्टा कब बात आती है
मेंडल अंकल सल्टा कब बेचारा, तो मेंडल अंकल की डेथ कब हुई, मेंडल अंकल की डेथ कब हुई, सल्टा कब, तो देखो इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि ससुरे की डेथ एनिवर्सरी भी हम लोग याद रखते हैं। कब सल्टा था, तो देखो मेंडल अंकल सल्टे थे, 6 तारीख थी, जनवरी का महीना था, ठंड ठंड में चल बसे, और साल था 1884। ठीक है, समझ गए, बड़ी ठंड में सल्टे थे। अब सल्टने का रीजन क्या था, देखो कितना इंपॉर्टेंट था ससुरा, कारण भी याद रखना पड़ रहा है। सल्टने का रीजन था ब्राइट्स डिजीज, ब्राइट्स डिजीज। ब्राइट्स डिजीज को हम लोग जानते हैं किस नाम से, हम लोग इसे जानते हैं ग्लोमेरुलो, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। आ रहा है बोर्ड, नहीं आ रहा, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, जिसे आम या साधारण भाषा में हम लोग कह देते हैं किडनी का फेल हो जाना, किडनी फेलियर। ठीक है, तो किडनी फेलियर के कारण मरे थे अपने मेंडल अंकल। ठीक है, बड़े दुख की बात है। 22/7/1822 से लेकर के 6/1/1884 तक इनकी जीवन की कहानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चली। इसके बीच में इन्होंने बहुत सारे कांड किए, वो कांड ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम इस बंदे को याद रख रहे हैं। ठीक है, गांव सिलिसिया हेजेंड्रोफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ब्राइट्स डिजीज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस से मरा था, मतलब सल्टे थे मेंडल अंकल। ठीक है, चलो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर और पॉइंट डिस्कस करते हैं अपने मेंडल अंकल के बारे में। क्लियर है, हो गया? अबे हो गया क्या बुड़बको। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये थी मेंडल अंकल के जन्म और मरण की कहानी। अब बीच में किए हुए कांड पढ़ते हैं। तो देखो मेंडल अंकल ने क्या क्या कांड किए थे। मेंडल अंकल ने कौन कौन से कांड किस टाइम किए थे, देखो इन्होंने काम किया यानी वर्क किया यानी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने वर्क किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। पहली बात किस पे किया, तो इन्होंने किया ऑन गार्डन पी, गार्डन पी प्लांट। पी प्लांट होता है मटर का पौधा जो हम लोग खाते हैं, उस मटर पे एक्सपेरिमेंट किया। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम स्टेवियम, पाइसम स्टेवियम। ठीक है, और पाइसम स्टेवियम के अंदर क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, पाइसम स्टेवियम में 2n = होते हैं 14, यानी 7 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, 14 क्रोमोसोम है टोटल। इस पे कांड किया, काम किया। कब से कब तक किया, तो इन्होंने टाइम लिया था फ्रॉम 1855 टू 1863। ठीक है, 1855 टू 1863 इस टाइम पीरियड में इन्होंने काम किया। और इन्होंने अपना जो रिजल्ट था वो पब्लिश किया इन 1866। ठीक है, बट हुआ क्या, बट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड। किसी ने वैल्यू नहीं की बंदे की, किसी ने काम ही नहीं देखा। अब अवली बूझ काम देखते तो पता चलता ना कि क्या करके गया है। इतने बड़े बुड़बक थे, इतने बेवकूफ थे कि औरों की बातों में आकर के, डार्विन जैसों की बातों में आकर के काम ही नहीं देखा। ई ससुरा ऐसे ही मेहनत करके चल बसा और 66 में पब्लिश किया, प्रसिद्धि मिली नहीं, कोई नाम हुआ नहीं, कोई मतलब नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। तो फिर बेचारा दुख के कारण किडनी फेल हो गई और 84 में चल बसा। समझ गए? फिर क्या हुआ,
हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, इतना क्या हो गया था कि इसके बारे में पढ़ते हैं दोबारा पैदा हो गया पुनर्जन्म? अबे नहीं, पुनर्जन्म नहीं हुआ इसका। 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको फेमस किया, जिनके काम से इनको फेमस, इनको जो मिलना चाहिए था रिकॉग्नाइजेशन वो मिला। जल्दी से ये स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग देखते हैं उन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, कैसे और कब किया था। ठीक है, तो मेंडल ने वर्क करके कुछ लॉज दे दिए गए थे। ठीक है, मेंडल ने कुछ लॉ दे दिए थे अपने रिजल्ट के तौर पर, बट वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो फिर क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट एक ही टाइम पर अलग अलग जगह और अलग अलग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, और उन्हें 3 अलग अलग रिजल्ट मिले, और जब उन तीनों ने इकट्ठा मिलकर के रिजल्ट देखा ना, तो उनके रिजल्ट कतई जहर की तरह मैच हो रहे थे अपने मेंडल अंकल के रिजल्ट से। तो साइंटिस्ट बोले कोई बात नहीं, हम बुड़बक बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया को तो पता चले कि एक ये बंदा भी था जो ये चीजें 34 साल पहले बता के चला गया। समझ रहे हो? देखो, बात करते हैं मेंडलिज्म की ही। मेंडलिज्म का नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो थे मेंडल अंकल के बारे में पॉइंट। अब बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉज। मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी हुई। कैसे हुई? तो वो 3 साइंटिस्ट ने की थी। कैसे की 3 साइंटिस्ट ने? तो देखो, 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी कैसे की, और वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? पहली बात, ये रीडिस्कवरी हुई थी इन 1900, 1900 में आकर के। ठीक है, इन 1900 में आकर के ये डिस्कवरी हुई। किस किस ने की? तो 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, ठीक है, ह्यूगो है, हंगो नहीं, ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड साइंटिस्ट, थर्ड जो थे वो थे एरिक वोन सेनमार्क। ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉज को। कैसे कैसे कि पहली बात, तीनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह के थे, कार्ल कोरेंस थे, ये बिलोंग करते थे जर्मनी से, ठीक है, हिटलर वाले देश से, समझ रहे हो। ह्यूगो डी व्रीज नाम से याद रह जाएगा, ये बिलोंग करते थे हॉलैंड से, ठीक है। एरिक वोन सेनमार्क ऑस्ट्रिया से ही बिलोंग करते थे, मेंडल के ही देश के थे, ऑस्ट्रिया से ही बिलोंग करते थे, समझ गए। इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, और रिजल्ट निकाला। तो अलग अलग प्लांट्स कौन कौन से थे? देखो, कार्ल कोरेंस ने मेज प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। ह्यूगो डी व्रीज ने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन इवनिंग प्राइम रोज पे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और एरिक वोन सेनमार्क ने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। अब इनमें से कई बार पूछा जाता है, जो ह्यूगो डी व्रीज थे ना, इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है, अपनी जो डिस्कवरीज थी वो पब्लिश की थी पब्लिश इन फ्लोरा। ये फ्लोरा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, पब्लिश इन फ्लोरा मैगजीन चलती थी, अब भी चलती है, ठीक है। और उसमें पब्लिश करवाया था ह्यूगो डी व्रीज ने अपने रिजल्ट्स को।
ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन सेनमार्क जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया से थे और मेज प्लांट, इवनिंग प्राइमरल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉज को कब? 1900 में। ठीक है, रीडिस्कवर किया कब? 1900 में मेंडल के लॉज को। जो मेंडल बता के गया था वही सारी बातें इन्होंने दोबारा रीडिस्कवर की और बताई दुनिया को कि हाँ ऐसा हुआ था, एक बंदा आया था इतने टाइम पहले, ये सारी बातें बता के चला गया जो हम लोग आज बता रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? और उस टाइम तुम लोग बुड़बक थे जो समझे नहीं। तो देखो ये पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हो गया नोट डाउन? हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रीडिस्कवरी थी, कई बार इसका टाइम पीरियड उलझा के पूछ लेते हैं। ठीक है, रीडिस्कवरी से रिलेटेड टाइम पीरियड उलझा के क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। किस तरह से? तो देखो किस तरह से पूछा जाता है। पहली बात कि मेंडल ने काम करना कब शुरू किया था? मेंडल ने काम करना कब शुरू किया था? मेंडल अंकल ने। तो मेंडल अंकल ने एक्सपेरिमेंट करना या वर्क करना शुरू किया था इन 1856। ठीक है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, यही लिख लेते हैं, टिल 1863। फिर इन्होंने इसे करवाया पब्लिश। क्या किया? पब्लिश कब किया? इन 1866। ठीक है, और फिर ये खुद ही चल बसे, सल्ट गए। इनकी होगी क्या? डेथ। कब हुई थी? 1884 में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इनके लॉज की हुई रीडिस्कवरी, वापस से इनके लॉज को दोबारा खोजा गया, रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में। ठीक है, 1900 में क्या हुआ? रीडिस्कवरी। हुई इनके लॉज की। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि इनके पब्लिश करवाने के कितने टाइम बाद। तो पब्लिश करवाया था 1866 में, रीडिस्कवरी हुई 1900 में। तो टाइम कितना बच गया? 66 से 1900 तक कितने साल हो गए? लगभग 34 ईयर्स। 34 साल बाद रिकॉग्नाइजेशन हुई। पब्लिश करवाने के 34 साल बाद लोगों को समझ आया था। समझ रहे हो? और इनके सल्टने के कितने साल बाद? सल्टे 84 में थे। ठीक है, और 1900 में रीडिस्कवरी होगी, तो सल्टने के 16 साल बाद। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो तुम लोगों के माइंड सेट पे है कि तुम लोग किस तरह से आंसर देते हो सोच करके। ये टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट का था, पब्लिश करवाया, डेथ हो गई, रीडिस्कवरी 1900 में हुई 34 साल बाद, और मरने के 16 साल बाद। समझ रहे हो? क्लियर है ना? चलो, ये थी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉज। क्लियर है? जल्दी से पॉइंट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं कि मेंडल ने जो डिस्कवरीज की उसके लिए पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मटर से ऐसा क्या लगाव था उनको? और मटर में भी जब 14 ही क्रोमोसोम है, 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स के हैं, तो ऐसा क्या, कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किए जिनको स्टडी किया। ठीक है, तो देखो वो कैरेक्टर देखते हैं हम लोग, तो देखो बात आती है कैरेक्टर्स। तो मेंडल selects 7 different contrasting characters
कैरेक्टर्स इन पी प्लांट, इन पी प्लांट। अब वो 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? तो देखो मेंडल ने पी प्लांट में 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। हम लोग बात करेंगे वो कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो देखो क्या पॉइंट बनता है, बात आती है कैरेक्टर कौन कौन से थे, और कैरेक्टर में भी कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था, यानी उसका डोमिनेंट ट्रेट, और उसका रेसेसिव ट्रेट, उसका रेसेसिव ट्रेट, ताकि पता चले। और फिर क्रोमोसोम नंबर, किस क्रोमोसोम पे है उस कैरेक्टर का जीन, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, समझ रहे हो? चलो तो अब बात करते हैं कैरेक्टर, उनके ट्रेट और उनके क्रोमोसोम की। तो देखो सबसे पहले जो कैरेक्टर देखा जाता है वो है प्लांट हाइट, प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट पहला कैरेक्टर है, समझ रहे हो? सेकंड जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर सेकंड कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। फोर्थ कैरेक्टर है पोड शेप, पोड शेप। फिफ्थ कैरेक्टर है पोड कलर, पोड कलर है। ठीक है, सिक्स्थ कैरेक्टर है सीड शेप, सीड शेप। और सेवंथ कैरेक्टर है सीड कलर, सीड कलर। तो ये 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 7 कैरेक्टर थे। अब इनमें से कौन सा ट्रेट तो डोमिनेंट और कौन सा ट्रेट रिसेसिव होता है वो देख लेते हैं। तो देखो अगर बात की जाए प्लांट हाइट की, तो डोमिनेंट ट्रेट आता है टॉलनेस का, टॉल होगा। ठीक है, वो डोमिनेंट होगा। रेसेसिव, फिर बचा हुआ रेसेसिव होता है कौन सा? ड्वार्फ, ड्वार्फनेस रेसेसिव कैरेक्टर है, समझ गए? अब बात करते हैं फ्लावर कलर की। फ्लावर कलर, कलर में जो वॉयलेट है, वॉयलेट कलर होगा डोमिनेंट। ठीक है, और रेसेसिव कलर होगा व्हाइट, व्हाइट कलर होगा रेसेसिव। अगर पोजीशन की बात करें तो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल जो है, एक्सियल पोजीशन वो तो है डोमिनेंट, और टर्मिनल जो है, टर्मिनल पोजीशन वो है रेसेसिव। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट पोड शेप की। पोड शेप जो इन्फ्लेस्टेड है, इन्फ्लेस्टेड यानी फूली हुई पोड शेप होती है। जो मटर की जो फली देखिए फूली हुई फली होती है, शानदार वाली, बढ़िया, जो दिखने में होती है अच्छी, और वो तो है डोमिनेंट। और सेकंड जो कैरेक्टर है रेसेसिव है वो है कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड। ऐसे नहीं देखा जैसे मटर के भी डोले सोले निकले हुए हों, ऐसे मटर के हिस्से अलग अलग दिख रहे हों, जैसे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा, एक मटर का दाना अलग दिख रहा हो, दूसरा अलग दिख रहा हो, तीसरा अलग दिख रहा हो, ऐसे वो फली बिल्कुल सिकुड़ गई हो, इस तरह का जो शेप होता है कंस्ट्रिक्टेड शेप, वो रेसेसिव है। ठीक है, पोड शेप भी हुआ। पोड कलर, पोड कलर, तो पोड कलर में डोमिनेंट कलर है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर डोमिनेंट है पोड कलर में, समझ गए? और रेसेसिव कलर आता है येलो, रेसेसिव कलर है येलो। सीड शेप, सीड शेप में डोमिनेंट शेप होती है राउंड,
और रेसेसिव शेप है रिंकल्ड, यानी झुर्रियां पड़ी हुई, बीज जैसे मुरझा नहीं जाते, इस तरह का हो जाता है कंडीशन। सीड कलर की बात आती है तो सीड कलर में डोमिनेंट कलर है येलो और रेसेसिव कलर है ग्रीन, रेसेसिव कलर है ग्रीन। समझ रहे हो? तो देखो कैरेक्टर समझ में, प्लांट हाइट टाल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फ रेसेसिव कैरेक्टर है, समझ गए। फिर फ्लावर कलर की बात, वॉयलेट डोमिनेंट है और व्हाइट रेसेसिव कलर है। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन की बात, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रेसेसिव है, यानी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा कहीं भी वो तो डोमिनेंट है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट हो गया वो रेसेसिव हो जाएगा। समझ गए? अब बात आती है पोड शेप की, तो इन्फ्लेस्टेड जो फूली हुई, जैसे मटर की फली तुम लोगों ने देखी होगी, जो इस तरह की फली होती है वो होती है इन्फ्लेस्टेड शेप, ठीक है। और कंस्ट्रिक्टेड शेप, कंस्ट्रिक्टेड शेप तुम लोगों ने देखी होगी, इस तरह की शेप बनी हुई होती है, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्टेड शेप है। समझ रहे हो? तो इन्फ्लेस्टेड वाली डोमिनेट, कंस्ट्रिक्टेड वाली रेसेसिव। सीड अगर सॉरी पोड कलर, पोड कलर ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो जो है वो रेसेसिव है। अगर सीड की बात करें तो राउंड, राउंड शेप सीड की ये होती है एग्जैक्ट राउंड, ये तो है डोमिनेंट, और रिंकल्ड ये होती है, मतलब कुछ कुछ इस तरह का अपीयरेंस होगा। देखो जैसे बीज बूढ़ा हो गया हो, झुर्रियां पड़ गई हो, ठीक है, ये रिंकल्ड शेप होती है, ये है रेसेसिव। अगर सीड कलर की बात करूं तो येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रेसेसिव है। समझ गए ना? अब तो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे और ये उनके डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट है। अब बात कर लेते हैं किस क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर होता है। तो देखो जो प्लांट हाइट का कैरेक्टर है ना वो होगा क्रोमोसोम नंबर 4 पे, ठीक है, और फ्लावर कलर का जो कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 1 पे। फ्लावर पोजीशन का जो कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 4 पे। फ्लावर पोजीशन हो गया ना। पोड शेप का जो कैरेक्टर है, पोड शेप का कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 4 पे ही, ठीक है। फिर बच गया क्या? पोड कलर, पोड कलर का कैरेक्टर है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 5 पे। और फिर सीड शेप, सीड शेप का कैरेक्टर होगा क्रोमोसोम नंबर 7 पे और सीड कलर का कैरेक्टर होगा क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ठीक है। तो देखो 4 1 4 4 5 7 1, समझ रहे हो? तो 4 नंबर पे प्लांट हाइट का, चौथे क्रोमोसोम पे प्लांट हाइट का कैरेक्टर है, जीन है, ठीक है। फ्लावर कलर का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे है, फ्लावर पोजीशन का जीन 4th क्रोमोसोम पे है, पोड शेप का जीन 4th क्रोमोसोम पे है, ठीक है। पोड कलर का जीन 5th क्रोमोसोम पे है और पोड सीड शेप का जीन 7th क्रोमोसोम पे है, सीड कलर का जीन 1st क्रोमोसोम पे है। समझ गए? तो ये है कैरेक्टर, उनके ट्रेट और वो क्रोमोसोम, समझ गए, जिसपे इनके जीन प्रेजेंट है। जल्दी से निपटाओ, वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल मान सकते हो तुम लोग याद रखने के लिए। क्लियर है? समझ गए? यहीं से एक्चुअल जेनेटिक्स की शुरुआत होती है जो हम लोगों को पढ़नी है। अब तक तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे थे। क्लियर है? ये समझ आया? तो आज तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे आगे का पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना ही रखना है। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।